हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी वो है मनोग्रस्ती बाध्यता तंत्रिका ताप, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। मनोग्रस्ती बाध्यता तंत्रिका ताप या मानसिक रोग जो है वो चिंता प्रतिक्रिया मानसिक रोग का ही एक रूप है और वास्तव में ये देखा जाए तो मनोग्रस्ती और बाध्यता दो ये अलग अलग मानसिक रोग हैं, लेकिन इनके लक्षण एक साथ देखने में आते हैं। मनोग्रस्ती से मतलब है कि कोई भी विचार बार बार जब मन में आता है, मन को ग्रस्त कर लेना। जब कोई विचार मन को घेर लेता है या ग्रसित कर लेता है तब वो मनोग्रस्ती कहलाती है। और जब ये विचार क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो बाध्यता कहलाती है। तो इस तरह से मनोग्रस्तता बाध्यता जो मानसिक रोग है उसमें दो प्रकार के लक्षण देखने में मिलते हैं, एक तो मनोग्रस्तिता और एक बाध्यता। मनोग्रस्तिता में कोई भी विचार जो है वो अनिश्चित विचार बार बार व्यक्ति के मस्तिष्क में आता रहता है और बाध्यता में व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया बार बार दोहराते हुए देखा जा सकता है, जैसे कंधे उचकाना, आंखें खोलना, बंद करना, बार बार हाथ धोना। ये बाध्यता से संबंधित लक्षण है। और मनोग्रस्ती जो है उसमें जैसे मन में कोई बार बार विचार आना, आत्महत्या का विचार आना, किसी की हत्या कर देने का विचार आना, और इन विचारों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो ये जानता है कि ये विचार व्यर्थ है, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी रोगी का इन विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। मनोग्रस्तिता बाध्यता के बारे में जेम्स डी पेज ने इसकी परिभाषा दी है। उनका कहना है कि मनोग्रस्तता से तात्पर्य उन सतत विचारों व चिंतन से है जिन पर व्यक्ति का ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होता। इसी तरह से कोलमैन ने परिभाषा दी है कि मनोग्रस्ती बाध्यता तंत्रिका ताप से व्यक्ति किसी एक ऐसे विषय के संबंध में विचारने तथा क्रिया करने के लिए अपने को विवश होने का अनुभव करता है, जिसके विषय में ना वह सोचना ही चाहता है, ना ही उसके प्रति कोई व्यवहार करना चाहता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोग्रस्तता बाध्यता वो मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार बार बार आता है और इन विचारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। कई बार ये विचार केवल विचार ही रहते हैं और क्रिया रूप में परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ पर बाध्यता के लिए मनोग्रस्तता आवश्यक है, लेकिन मनोग्रस्तता के लिए बाध्यता आवश्यक नहीं है। जैसे मन में विचार बार बार आता है आत्महत्या का विचार आना और आत्महत्या करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो व्यक्ति के मन में जब केवल विचार आता है तो वो मनोग्रस्तता है, लेकिन जब उस विचार को वो अपने व्यवहार में भी परिवर्तित कर देता है तब वो बाध्यता बन जाती है। अगर हम इसकी घटनाक्रम देखें कि सामान्य जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोगों में ये रोग देखने में आता है, तो ये देखा गया है कि सामान्य जनसंख्या में 4% से लेकर 20% तक लोगों में यह मानसिक रोग देखने में आया है और आयु और लिंग का कोई अंतर देखने में नहीं आया, अर्थात सभी आयु के लोगों में यह रोग हो सकता है और स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से ये रोग होते हुए देखा गया है। तो देखा जाए तो इस रोग के दो भाग हैं, एक तो मनोग्रस्तता। मनोग्रस्तता से मतलब है कि इसमें कोई विचार व्यक्ति के दिमाग में बार बार आता है, जैसे कोई आत्महत्या का विचार, अनैतिक कार्य करने का विचार। यद्यपि मनोग्रस्तता विचारों के साथ क्रियाओं का होना आवश्यक नहीं है।
फिर भी ये विचार व्यक्ति को बार बार पीड़ित करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको इसका दूं, एक लड़की के मन में बार बार ये तीव्र इच्छा होती कि जब उसकी माँ सीढ़ियों से उतरती तो वह चाहती कि वह गिर जाए और मर जाए। जब उसकी बहन उससे कहती कि वह अपनी छोटी बेटी के साथ समुद्र के किनारे जा रही है तो वह चाहती कि वो दोनों डूबकर मर जाएं। ये विचार उसे बार बार परेशान करते और वो समझ नहीं पाती कि ऐसे भयानक विचार उसके दिमाग में क्यों आते हैं, कि जिन लोगों को वो इतना प्यार करती है उनके अनर्थ के बारे में वो कैसे सोच सकती है। तो ये उदाहरण है एक मनोग्रस्तता से पीड़ित एक मानसिक रोगी का। दूसरा जो पक्ष है इस मानसिक रोग का वो है बाध्यता। अधिकतर रोगी मनोग्रस्तता के साथ साथ कुछ व्यवहार भी करते हैं, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, कंधे उचकाना, चोरी करना, बार बार आग जलाना। इसी तरह से शेक्सपियर के एक नाटक में लेडी मैकबेथ बार बार अपने हाथ धोती है क्योंकि वो इस विचार से पीड़ित है कि उसने किसी की हत्या कर दी है, और बार बार हाथ धोने से उसको ये लगता है कि वो अपने जो उसने गलत अनैतिक काम किया है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह की क्रियाओं से रोगी को थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, हालांकि फिर से वो वही क्रिया दोहराने लगता है। इसी तरह से एक और उदाहरण में ये देखा गया कि एक स्त्री बार बार रात को सोते समय अपनी चारपाई के नीचे झुक झुक कर देखती कि कहीं कोई छिपकर तो नहीं बैठा है। तो ये सारे बाध्यता के उदाहरण हैं कि व्यक्ति के मन में विचार आता है और उन विचारों के फलस्वरूप वो कोई व्यवहार करता है। कई बार रोगी ये समझता है कि इस तरह के काम करके उसने कोई बड़ा काम कर दिया है, या उसको दिमागी मानसिक शांति अनुभव होती है। तो इस तरह से मनोग्रस्तता बाध्यता दोनों एक ही प्रक्रिया के दो भाग हैं। बाध्यता के लिए मनोग्रस्तता आवश्यक है, परंतु मनोग्रस्तता बिना बाध्यता के भी संभव है। अब हम मनोग्रस्तता बाध्यता के अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षण जो देखने में आते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि मनोग्रस्तता बाध्यता एक मानसिक रोग है और इसमें अतार्किक विचार या आवेग रोगी के मन में बार बार आते हैं। इनका रोगी की इच्छा से कोई संबंध नहीं होता। वो जानता है कि उसके ये विचार व्यर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो इन विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण का अभाव होता है और नियंत्रण ना करने के कारण इन क्रियाओं को वो बार बार करता है। मनोग्रस्तता में रोगी एक विचार से छुटकारा पाता है तो दूसरे विचार से वो घिर जाता है। तो एक के बाद एक विचार उसको ये इस तरह के परेशान करते हैं। रोगी वास्तविकता को जानते हुए भी विवश होकर ऐसे कार्य करता है जो व्यर्थ और निरर्थक होते हैं। तो मनोग्रस्तता बाध्यता के अगर हम कारण देखें तो कारणों में पहला जो कारण है वो है पूरक विचार और प्रतिक्रियाएं। कई बार व्यक्ति के जो विचार होते हैं उनसे वो भिन्न क्रियाएं करते हुए देखा जा सकता है। भयानक विचार या आवेगों से उत्पन्न जो चिंता है उससे खुद को बचाने के लिए वो इसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करने लगता है। जैसे कुछ केस में यह पूरक विचार बहुत ही जटिल हो सकते हैं तथा इनमें सुरक्षा अभियांत्रिकी डिफेंस मैकेनिज्म या प्रतिक्रिया निर्माण का प्रयोग रोगी कर सकता है। ये एक प्रकार की सुरक्षा अभियांत्रिकी है, वो अभियांत्रिकी जिनसे व्यक्ति अपनी ईगो को बचाना चाहता है, अपने अहम को बचाना चाहता है। तो बहुत तरह की ये फ्रॉइड ने बताई है सुरक्षा अभियांत्रिकी। इसमें प्रतिक्रिया निर्माण एक सुरक्षा अभियांत्रिकी है। ये जो सुरक्षा अभियांत्रिकी है इसमें व्यक्ति
अपने मन में व्याप्त जो उसके अनैतिक, भयानक, खतरनाक विचार हैं उनके एकदम विपरीत क्रियाएं करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि चोरी डकैती जो करने वाले जो अपराधी हैं वो प्रत्यक्ष में खूब दान पुण्य करते हैं। इस तरह के जो विचार हैं इससे दोहरा व्यक्तित्व जन्म लेता है। व्यक्ति अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। उदाहरण के लिए काला बाजारी, जमाखोरी, तस्करी का धंधा करने वाले अगर हम प्रकट रूप से देखें तो खूब दान पुण्य का काम करते हैं। तो मनोग्रस्ता बाध्यता का एक कारण यह है कि वह अपने जो अनैतिक विचार हैं उनसे विपरीत व्यवहार कर कर अपना जो कुंठा है या तनाव है उसको वो कम करने की कोशिश करता है। जैसे एक इसमें उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक किसान अपने 3 वर्षीय बेटे के बारे में अक्सर उसके दिमाग में विचार आता कि वह अपने बेटे को के सिर में हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दे। और उसको ये समझ में नहीं आता था कि वो विचार बार बार, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और लेकिन उसके मन में ये विचार क्यों बार बार आते थे, उससे वो डरने लगा था कहीं वो वाकई में ऐसा ना कर दे। तब उसका इलाज किया गया और इलाज के समय ये पता चला कि पुत्र पैदा होने के समय उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसे भयानक आघात लगता है। तो और इसी वजह से बेटे के प्रति उसमें इस तरह के जो विचार हैं वो विकसित हो गए। इस उदाहरण में पुत्र के प्रति किसान के अचेतन में क्रोध था और इस क्रोध की भावना का उसने दमन कर दिया, क्योंकि ये अनैतिक विचार था और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तो इस विचार को उसने दबा दिया। समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता था। तो इस तरह से जो दमित इच्छाएं हैं वो मनोग्रस्ता बाध्यता के लक्षणों के रूप में उभर कर सामने आया। और जब उसे इन विचारों का कारण बताया गया तो वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि ये विचार बहुत ही कटु थे और उसकी जो वास्तविक भावनाओं से मेल नहीं खाते थे। तो ये एक उदाहरण मनोग्रस्ती बाध्यता का मैंने आपको बताया। अगला जो कारण है वो है अपराध भावना और दंड का भय। कई बार अचेतन मन में छिपी हमारी जो अपराध ग्रंथि है, गिल्ट जो है हमारी, उसके कारण भी यह रोग हो जाता है। जैसे बार बार हाथ धोने के पीछे यह दमित अपराध ग्रंथि हो सकती है कि उसके हाथ रक्त से रंजित हैं और बार बार धोने पर भी वो रक्त के धब्बे हाथ से छूट नहीं रहे हैं। तो वास्तव में रक्त के धब्बे हाथ पर नहीं है, अपितु उसके द्वारा की गई हत्या का उसके अचेतन मन पर प्रभाव है, जिसके कारण वो इस तरह की व्यवहार करता है और उसे ये लगता है कि ऐसा करने से जो उसने अनैतिक व्यवहार किया है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो अचेतन मन में छिपी भावना के कारण रोगी और भी कई प्रकार के व्यवहार करते देखा गया है। जैसे रात को अपना दरवाज़ा बार बार देखना, बार बार पैसे गिनना। कभी कभी व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं का दमन ही नहीं करता, बल्कि अपराध बोध के कारण अपनी इच्छा के विपरीत व्यवहार विकसित कर लेता है। इस तरह के अनेक उदाहरण समाज में देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और बताऊं कि एक हाई स्कूल की छात्रा थी जिसके मन में अपनी माँ के प्रति आक्रामक प्रवृत्ति थी, क्योंकि उसकी माँ कठोर स्वभाव की थी और वह अपनी परंतु वह लड़की अपनी इस अनैतिक इच्छा को दबा देती है, क्योंकि ये विचार ही एक तरह से गलत था। उसकी यह चेतन रूप से दमित इच्छा अचेतन में जाकर विपरीत बाह्य व्यवहार के रूप में प्रकट होती है। मतलब जो उसकी अचेतन में इच्छा दबी हुई थी उसके बिल्कुल उल्टी। और कठिन क्षणों में जब भी कोई परेशानी होती तो वो बार बार अपने हृदय पर क्रॉस का निशान लगाती और कहती बार बार कि हे ईश्वर मेरी माँ की रक्षा करना।
परंतु वह नहीं जानती थी कि वह इस क्रिया को बार बार क्यों करती थी, और उसका अपने इस व्यवहार पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इस तरह के व्यवहार मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगियों में देखने में मिलता है। अगला जो कारण है वो है कठोर नियमित जीवन। कई बार हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अनुशासन में रख कर चलते हैं और कठोर नियम वाला जीवन जीते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तो और लीक से हटकर कुछ करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के नियमित जीवन के द्वारा हमारी कोशिश होती है कि हम सुरक्षित हो जाएं। इस प्रकार के लोगों के जीवन में अचानक जब कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, तो वह इस बदली हुई परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते और इस तरह के मानसिक रोगों का अक्सर शिकार हो जाते हैं। और उनकी जो सुरक्षा प्रक्रिया है जिससे वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में बिल्कुल कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो नियमित जीवन जीते हैं, बिल्कुल कठोर अनुशासन में रहते हैं। और जब कभी इसमें कोई परिवर्तन आता है तो वो उसका सामना करने में घबरा जाते हैं और मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण में आपका कठोर नियमित जीवन से किस तरह से मानसिक रोग विकसित हो जाता है, एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक बिजनेसमैन था जिसको इलाज के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया और उसके बारे में ये पता चला कि वह बहुत ही नियमित और कठोर अनुशासन वाला जीवन जीता था। वह सुबह 6:30 बजे उठता, 7:30 पर नाश्ता लेता, उसका दोपहर और शाम का काम बिल्कुल ठीक समय पर होता, 5 बजे वह घर आता, 6:30 बजे शाम का खाना खाता, सोमवार को गोल्फ खेलता, मंगलवार को सामाजिक अवसरों पर जाता, संडे को चर्च जाता, उसके कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे होती, उसकी कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती तो वो अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा करता। एक बार बिजनेस में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो मनोग्रस्ती बाध्यता का शिकार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो इस उदाहरण से हमें ये मतलब पता चलता है कि जीवन में अनुशासन होना चाहिए, नियम होने चाहिए, लेकिन इतने कठोर नहीं कि व्यक्ति उससे हटकर कोई अपना जीवन जीने के बारे में ना सोच सके। अगला जो कारण है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से मतलब है कि वंश में अगर इस तरह का मानसिक रोग किसी व्यक्ति को रहा है तो आगे आने वाले उस पीढ़ी में बच्चों को ये मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। एक अध्ययन में 100 मनोग्रस्ता बाध्यता से पीड़ित रोगियों को लिया गया अध्ययन के लिए और उनमें से केवल 18 के माता पिता सामान्य थे। इन रोगियों के माता पिता कठोर अनुशासन वाले थे, बच्चों को उचित मार्गदर्शन निर्देशन देने में असमर्थ थे। मनोग्रस्ती रोगियों के घर का वातावरण दोषपूर्ण पाया गया, जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा स्वच्छता, पूर्णता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह से जो अध्ययन है वो बताते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। व्यक्तित्व संरचना भी इन रोगियों की दोषपूर्ण होती है। जैसे ये लोग अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब बहुत कम मिलने जुलने वाले, एकांत प्रिय लोग अंतर्मुखी। अति संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी परिस्थिति के प्रति, कोई भी चेंज अगर आ जाए लाइफ में उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। असुरक्षा की भावना होती है इनमें और अत्यंत चेतन व्यक्ति होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, हर चीज़ को लेकर सतर्क रहते हैं। ये मैंने आपको इसके कारण बताए, मनोग्रस्तता बाध्यता के क्या क्या कारण हैं। और उपचार की अगर हम बात करें तो इन रोगियों के उपचार में 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, रोगी को इस योग्य बनाना कि वह विचार और क्रिया में अंतर कर सके, मतलब उसको ये समझाना कि उसके जो विचार हैं और वास्तव में जो
उससे संबंधित क्रिया है, दोनों एक फर्क चीज़ है। वो अपनी अनैतिक इच्छाओं को यह सोचकर स्वीकार करे कि अधिकांश व्यक्तियों में ये इच्छाएं सामान्य रूप से पाई जाती है। मतलब उसको ये समझाया जाता है कि आपके अंदर जो ये इच्छा आती है बार बार, बहुत तरह के लोगों में ये इच्छा सामान्य रूप से देखी गई है, तो इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगी को वास्तविक और काल्पनिक खतरों में अंतर को समझाया जा सकता है, जिससे कि उनके प्रति वो सही प्रतिक्रिया करना सीख ले कि वास्तविक खतरा क्या है और जो काल्पनिक कल्पना और वास्तविकता में क्या अंतर है, ये उसको सिखाया जाता है। तीसरा, जब रोगी का तंत्रिका व्यवहार समाप्त हो जाए, मतलब उसका जब ये एबनॉर्मल बिहेवियर मनोग्रस्ती बाध्यता का समाप्त हो जाए, तो रोगी को बाद में एनकरेजमेंट करने के लिए उसको पुरस्कृत करना आवश्यक है। पुरस्कृत करने से मतलब है उसकी प्रशंसा करना, सही व्यवहार के लिए उसको शाबाशी देना, उसको पुरस्कृत करना। तो इस तरह के पुरस्कार या रीइंफोर्समेंट से रोगी को मतलब एक अच्छा उसको फील होता है और वो इस तरह के व्यवहार को, जो गलत व्यवहार है, उनसे करने से बचने लगता है। इस प्रकार के रोगियों के लिए मनोविश्लेषण और साक्षात्कार विधि जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसके अलावा विद्युत आघात चिकित्सा उन रोगियों के लिए प्रयोग की जाती है जो केस थोड़े सीवियर टाइप के या गंभीर होते हैं, और इनका सभी का उद्देश्य रोगी की जीवन शैली को, जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसके जो सोचने की समझने की जो तरीका है, उसमें परिवर्तन करना है। इस रोग का रोग फलानुमान देखें, प्रोग्नोसिस या ठीक होने की कितनी संभावना होती है, तो इस बीमारी के ठीक होने के अवसर अधिक हैं, और परंतु अगर ये मानसिक रोग थोड़ा पुराना हो जाए तब संभावना कम हो जाती है रोगी के पूरी तरह से ठीक होने में। तो ये मैंने आपको आज बताया कि मनोग्रस्ता बाध्यता क्या है और किस तरह से इसमें लक्षण होते हैं, और कई उदाहरण देख के मैंने आपको बताया कि किस तरह से समाज में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि मनोग्रस्ता बाध्यता के लक्षण जिसमें देखे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।